हमने पढ़ लिया था। सो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं स्टमक से, राइट? ठीक है। सो ओके, as far as stomach is concerned, stomach is a bag like structure and the layers, जो भी उसकी layers होती हैं इंटरनल, वो सेम एज दैट ऑफ ओएसोफेगस ना, ठीक है, एसोफेगस की जैसी ही होती हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू मेक द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक। ये किसी बहुत ही सेहतमंद इंसान का स्टमक बन गया है, थोड़ा सा हम इसको दुबला कर देते। अच्छा, आपको कुछ आइडिया है हमारे स्टमक कौन सी साइड पे होता है बॉडी की, राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे? आई थिंक लेफ्ट। बीच यस। में होता है। बीच में नहीं होता, बुरे बात। बीच में होता है। बीच में नहीं होता। स्टमक जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है, ठीक है। और राइट साइड की तरफ जो है हमारा लिवर जो होता है, वो जिसे कहते हैं कि कंटिन्यू करता है। और वो मतलब समझे लिवर सेंटर के अंदर होता है, लेकिन ज्यादा पोर्शन उसका लेफ्ट साइड पे राइट साइड के ऊपर होता है। स्टमक का ज्यादातर पोर्शन जो होता है वो लेफ्ट साइड के ऊपर होता है। यही वजह है कि हमारा लेफ्ट साइड का जो लंग्स होते हैं, उसमें जो लेफ्ट साइड वाला जो लंग होता है वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे से थोड़ा सा छोटा होता है, क्योंकि स्टमक जो होता है उसे ऊपर की तरफ पुश कर चुका होता है, और सेंटर से जो है वो लेफ्ट साइड की तरफ थोड़ा दबा हुआ होता है, क्योंकि हार्ट जो होता है वो लेफ्ट साइड की तरफ टिल्ट हुआ होता है, दैट्स व्हाई। तो लेफ्ट साइड का जो हमारा फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा नजर आता है एज कम्पेयर टू राइट साइड वाले को। खैर, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्टमक, ठीक है। ये स्टमक का स्ट्रक्चर है, और ये ओएसोफेगस के बाद स्टार्ट होता है। इसकी जो जैसे कहा जाए बिगनिंग है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, दिस वन इज कॉल्ड दी कार्डियक एंड, ठीक है। और जो ये इसमें मसल्स लगे हुए हैं, दीज आर कॉल्ड दी कार्डियक स्पिंस्टर मसल, कार्डियक स्पिंस्टर मसल्स, ठीक है। अच्छा, दिस वन इज दी हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर, हॉलो बैग, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है वो अभी हम पढ़ेंगे। एंड दिस एंड इज कॉल्ड दी पाइलोरिक एंड। एंड यहाँ पे जो मसल्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं फूड की रिलीज को या होल्ड ऑन को, दीज आर कॉल्ड दी पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल, पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल, ठीक है। अच्छा, तो यानी कि स्टमक के बेसिकली तीन मेजर पोर्शंस होते हैं। एक कार्डियक एंड होता है, ठीक है। दूसरा जो होता है सेंटर पार्ट हॉलो बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और थर्ड चीज पाइलोरिक एंड होता है, ठीक है। ये पाइलोरिक एंड होता है, ठीक है। और इसमें जो मसल होते हैं कार्डियक साइड पे, वो कार्डियक स्पिंस्टर मसल्स कहलाते हैं, और पाइलोरिक एंड पे जो मसल्स होते हैं वो पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल्स कहलाते हैं, जो कि इन एंड आउट ऑफ द फूड कंट्रोल करते हैं, और हाउ लॉन्ग द फूड विल स्टे फॉर द डाइजेशन इन द स्टमक, ये भी सब कुछ इन्हीं दो मसल्स के थ्रू जो होता है वो कंट्रोल होता है। अब जरा स्टमक का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है हम उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि बेसिकली जो है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो मैंने एनाटॉमी आपको बता ही दिया है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसका पीस जो है वो कट करेंगे। इसकी मिसाल मैं तुम लोगों को ऐसी दूंगी, थोड़ी सी लेम है मिसाल, या जिसे कह सकते हैं आम सी लाइफ से मिसाल है कि हमारे पाकिस्तान के अंदर जब आप जो है मेलन्स खरीदने के लिए जाते हैं, स्पेशली रमजान में तरबूज, तो वो जो है वो कितना ही बोल दे फ्रूट वाला कि ये अंदर से रेड निकलेगा, ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा, ये मीठा होगा, बट हम कहते हैं कि इसको कट करके इसका एक पीस निकाल के देखो, है ना। और जब हम तसल्ली कर लेते हैं कि वो रेड है तो ही हम बाय करते हैं उसको, है कि नहीं है?
तो आप यही समझ लीजिए कि ये एक मेलन है और हमने इसको कट किया है और इसको बाहर निकाल के हम देख रहे हैं कि इसके अंदर क्या चीज मौजूद है। ठीक है, तो जनाब इसको हम ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर, इस पीस के, स्टमक के इस पीस के अंदर क्या चीज मौजूद है, क्या क्या चीजें मौजूद है और ये डाइजेशन में कैसे पार्ट प्ले करती है। अच्छा, ये मैं ग्रीन से अगर बना रही हूँ या रेड से बना रही हूँ, तो रेड डजंट मीन्स कि वाकई में रेड होते हैं। ये बेसिकली आपको समझाने के लिए जो है ना, कि ये अंदर से एक थिक सी लेयर जो होती है वो निकली है और म्यूकस से बनी हुई है, दैट्स व्हाई अनइवन है। ठीक है, और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, दैट्स व्हाई इसमें जो भी अंदर की चीजें हैं वो काफी हद तक नजर आती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इसके जो है क्या कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। देखो, जो मैंने एसोफेगस के अंदर बताया था, वही सारे मसल्स और वही सारी कोट्स जो हैं वो इसके बेसिक मस्कुलर स्ट्रक्चर के अंदर फॉलो हो रही होगी। ठीक है, फर्स्ट वन इज दी सीरोस कोट, सीरस कोट। फिर उसके बाद यहाँ से ये जो मैं बना रही हूँ, दीज आर दी लॉन्गिट्यूडनल मसल। लॉन्गिट्यूडनल मसल के बाद कौन से वाले मसल्स आते हैं, बताओ जल्दी से। अभी मैं लेबलिंग भी कर दूंगी। सर्कुलर मसल्स। यस, सर्कुलर मसल्स, यानी कि इसके एग्जैक्ट इसके बाद जो होंगे वो कौन से वाले आएंगे, सर्कुलर मसल्स आएंगे। सर्कुलर मसल्स के लिए मैं जस्ट जैसे कहा जाए कि लाइंस बनाती हूँ। ठीक है, ये सर्कुलर मसल जिसके साथ ही स्टार्ट। ठीक है, ये मैं थोड़ा वेवी से बना रही हूँ ताकि जो है ना डिफरेंस पता चल सके। ठीक है, सर्कुलर मसल्स के बाद फिर कौन सी लेयर होती है, सब म्यूकोजल लेयर होती है ना। ठीक है, अब जो सब म्यूकोजल लेयर होगी उसके अंदर मॉडिफिकेशन आएगी म्यूकस ग्लैंड्स की और गैस्ट्रिक पिट्स की, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। ठीक है, इसमें बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो होंगे अलोंग विद म्यूकस ग्लैंड्स के, वो एक्स्ट्रा आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये मैं जो बना रही हूँ ये हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और ब्लैक से जो मैं बना देती हूँ छोटे छोटे, वो म्यूकस ग्लैंड्स है, क्योंकि म्यूकस जो है उसका प्रोड्यूस होना बहुत जरूरी है फॉर हाइड्रेशन एंड फॉर मिक्सिंग ऑफ द फूड। ठीक है, और दूसरे ये कि जो वॉल होती है ना स्टमक की, वो इजीली डैमेज हो रही होती है क्योंकि एंजाइम रिलीज हो रहे होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से। तो वो उसको रिपेयर करने के लिए म्यूकस ग्लैंड्स का होना इसमें बहुत जरूरी है। अच्छा, ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है ना बेटा, इससे जो है ना बहुत सारी, जिसे कहा जाए गैस्ट्रिक पिट्स जो है वो टॉप के ऊपर डेवलप होती है लेयर की। ठीक है, ये सिर्फ इधर ये ऊपर टॉप के पोर्शन पे आ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल, ये इससे, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से गैस्ट्रिक डक्ट बन रही है, और ये जो है ये लैंपिंग में बड़ी अच्छी पिक्चर दी हुई है इसको। ठीक है, ठीक है, इस तरह ये गैस्ट्रिक डक्ट के साथ गैस्ट्रिक पिट्स आ रही है, और भी बहुत सारी जा रही होती है, वो यहाँ साइड से ही दिखा देते हैं। ठीक है, ये इसकी ओरिजिनेशन है और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब देखो इसमें होगा क्या कि पहले तो हम लेबलिंग देख लेते हैं। ठीक है, लेबलिंग के अंदर हमारे पास है ये सीरस कोट, ये थिक लेयर होती है, दैट मीन्स का इलास्टिक मसल होता है और बहुत थिक होता है मजबूती के लिए, क्योंकि इसमें पेरिस्टालसिस हो रहा होता है तो उसको बर्दाश्त तो करना है, कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन। फिर उसके बाद है लॉन्गिट्यूडनल मसल, ट्यूटनल मसल। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं ये ग्रीन वाले जो मैंने बनाए थे, ये सर्कुलर मसल्स। इनकी मूवमेंट कैसी होती है, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट होती है। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद है ये सब म्यूकोजल लेयर।
म्यूकोजल लेयर, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो है म्यूकोजल लेयर, म्यूकोजल लेयर है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पर ये जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज आर दी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है। और इसके साथ ये जो है ये म्यूकस ग्लैंड्स है, म्यूकस ग्लैंड्स। कुछ बुक के अंदर ये लिखा होता है कि म्यूकस ग्लैंड्स कैन बी मॉडिफाइड एज अ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, कुछ में लिखा हुआ है कि म्यूकस ग्लैंड्स अलग होते हैं और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स अलग होते हैं। आई प्रेफर, जो मैंने ज्यादातर पढ़ा है वो ये कि म्यूकस ग्लैंड्स हैव डिफरेंट फंक्शन एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव डिफरेंट फंक्शन एंड दे आर सेपरेट अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर उसके बाद ये जो है ये बेसिकली इसकी क्या है, गैस्ट्रिक डक्ट है, गैस्ट्रिक डक्ट, ग्लैंड की डक्ट है, दैट मीन्स ये डक्ट डक्ट वाले ग्लैंड्स है, ठीक है। अच्छा, और इसके बाहर ये जो टॉप ओपनिंग्स हैं दैट्स आर कॉल्ड द गैस्ट्रिक पिट्स, ये और ये समझ आ गया, यहाँ तक बात समझ आई, बात समझ आई यहाँ तक? Yes, ma'am. ओके। अच्छा, अच्छा, ये जो है ना, ये जो लेयर मैंने रेड कलर की बनाई हुई है ये बेसिकली सॉफ्ट म्यूकोजल लेयर है, सॉफ्ट म्यूकोजल टिश्यू लेयर, ठीक है, टिश्यू लेयर भी कह सकते हैं। अच्छा, अब मैं ये वाला पोर्शन रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। शैल आई क्लीन दिस पोर्शन, शैल आई क्लीन दिस? Yes, ma'am. Great. ओके, ठीक है। अच्छा, अब देखो, अब इसकी लेबलिंग्स को देख लेते हैं। सीरियस कोट, बताओ क्या फंक्शन हुआ इसका? सपोर्ट, है ना, सपोर्ट और इसकी शेप देने का, ठीक है। सेकंड वन इज दी लॉन्गिट्यूडनल मसल, लॉन्गिट्यूडनल प्लस सर्कुलर, सर्कुलर मसल्स, एंटागोनिस्टिक मूवमेंट, एंटागोनिस्टिक गोनिस्टिक मूवमेंट। और इसका फंक्शन होता है बेसिकली पेरिस्टालसिस, है ना, पेरिस्टालसिस होता है, दैट मींस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है सब म्यूकोजल लेयर जो होती है उसमें आते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। सब म्यूकोजल लेयर मैंने इसलिए नहीं लिखा कि सब म्यूकोजल लेयर का तो फंक्शन तुम लोग पता है, म्यूकस सिक्रीट करते म्यूकोजल ग्लैंड्स होते हैं, लेकिन नई चीज जो आई है इसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। अच्छा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर कौन कौन से, गैस्ट्रिक जूस होता है, क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के अंदर क्या क्या चीजें होती है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर नंबर 1 HCl, ठीक है, और इसका पीएच जो होता है वो कितना होता है, 2, ठीक है। दूसरी चीज इसके अंदर क्या होती है, पेप्सिन, ठीक है, एंजाइम है, ठीक है। और फिर उसके बाद है रेनिन। अच्छा, ये पेप्सिन और रेनिन की फॉर्म में से सिक्रीट नहीं होते, वो मैं भी बताऊंगी। रेनिन ये भी एंजाइम है, ठीक है। अच्छा, ये दोनों जो एंजाइम है ये किस नेचर के हैं, ये बेसिकली प्रोटीएज नेचर के हैं, दैट मींस प्रोटीन डाइजेशन करते हैं। अच्छा, गैस्ट्रिक जूस के गैस्ट्रिक जूस के अंदर बेसिकली म्यूकस ग्लैंड से एक और चीज भी ऐड होती है, दैट इज कॉल्ड दी म्यूकस, ठीक है, म्यूकस प्लस वाटर, ताकि जितना भी फूड है उसको जो है वो हाइड्रेटेड रख सके और वॉल्स को जो है डैमेज होने से बचा सके HCl और प्रोटीज एंजाइम के से, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाउ द गैस्ट्रिक जूस वर्क्स। अच्छा, स्टमक के ऊपर बेसिकली 2 तरह के हार्मोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं, ठीक है, हार्मोन्स एक्टिंग ऑन स्टमक, हार्मोन्स एक्टिंग ऑन stomach,
ठीक है। बेसिकली दो हार्मोन्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं, टू हार्मोन्स। नंबर वन गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिक हार्मोन नहीं, गैस्ट्रिन, TRIN, गैस्ट्रिन हार्मोन। और दूसरा जो है, जो अभी मैंने तुम्हें बताया, गैस्ट्रिक हार्मोन, सॉरी गैस्ट्रिन हार्मोन, और दूसरा जो होता है वो ग्रोथ हार्मोन, सॉरी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन। अच्छा, ये दोनों जो होते हैं, ये बेसिकली किससे रिलीज हो रहे होते हैं? ब्रेन से रिलीज हो रहे होते हैं। ये कहाँ से रिलीज हो रहे होते हैं? ब्रेन से रिलीज हो रहे होते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होते हैं वो बेसिकली किसका काम कर रहे होते हैं? रिपेयरिंग का। क्योंकि जो है ना, इसकी जो वॉल्स होती है वो कंटिन्यूसली डिस्ट्रॉय हो रही होती है प्रोटीन एंजाइम की वजह से। और गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो ट्रिगर करता है एपेटाइट को। बहुत से बच्चों को भूख नहीं लगती है ना, तो बिकॉज ऑफ द गैस्ट्रिन हार्मोन डू, गैस्ट्रिन हार्मोन, गैस्ट्रिन हार्मोन, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रिन हार्मोन बेसिकली करता ये है कि ये जो है स्टमक वॉल के ऊपर एक्ट करता है। स्टमक वॉल के ऊपर क्या करता है? एक्ट करता है, या अटैक करता है, जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होती है? पेरिस्टालसिस इंक्रीज होती है। ठीक है, पेरिस्टालसिस इंक्रीज होती है। अच्छा, पेरिस्टालसिस जो स्टमक की जब इंक्रीज होती है तो उससे क्या होता है? कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन बढ़ती है और बंदे को जो है ना भूख महसूस होती है, हंगर, फीलिंग ऑफ हंगर, एक्टिंग प्रोड्यूस होती है, तकलीफ महसूस होती है मसल्स के अंदर। और यही चीज जो होती है ये ट्रिगर कर देती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को। ठीक है, गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है वो आके बेसिकली किसको जैसे कहा जाए कि एक्टिवेट करता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब एंजाइम्स इन स्टमक। टीचर P1 के लिए 40 मिनट मिलते हैं। जी बेटा, 40 मिनट से ही 1 आवर। 1 आवर होता है, 1 आवर होता है। लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि बच्चे 30 मिनट्स में उसको कर लें। पता है सही है क्यों? टीचर। क्योंकि जो है ना, फिर बाद में बच्चे उसको रीचेक भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज ये कि जो ग्रिड शीट होती है, जो आपको मिलती है आंसर शीट जो होती है, उसको आपने जो है ना पेंसिल से, जिसे कहा जाए कि डार्क करना होता है ना, तो आप जो है बहुत आराम सुकून से भी कर सकते हैं उसको सेट ना। वैसे बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कि टाइम लेते हैं पूरा 1 आवर का ही ना। और इसमें मैं कोई वो नहीं कहती कि बहुत ज्यादा आप झाड़ी करें, कोई ऐसा मसला नहीं, अपना पूरा 1 आवर ले लीजिए। लेकिन प्रेफरेबल ये है कि बच्चे जल्दी से उसको कर लें, क्योंकि जितने ज्यादा आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे इसके दो फायदे होंगे। एक तो आपका टाइम पीरियड जो होगा वो शॉर्ट होगा, आपकी थिंकिंग फास्ट होगी, क्विक तरीके से आप जल्दी से जो है ना सिलेक्शन कर सकेंगे, अगर आप पहले से प्रैक्टिस करेंगे होंगे एमसीक्यू के बहुत ज्यादा। दूसरा इसका बेनिफिट ये होता है कि पेपर 2 बहुत आसान हो जाता है बच्चों को। जब इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो कि थॉट प्रोवोकिंग होते हैं और फास्ट थिंकिंग से हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमारी जो थ्योरी होती है वो बहुत आसान हो जाती है, याद रखना। ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स इन स्टमक जो है उसके अंदर हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है पेप्सिन, पेप्सिन, और दूसरा होता है रेनिन। अच्छा, ये जो दो है ना, पेप्सिन जो होता है वो मीट प्रोडक्ट्स, मीट प्रोडक्ट्स, पल्सेस and proteins in other fruits and vegetables, proteins in other fruits, fruits मतलब seeds, seeds में होते हैं ना प्रोटीन, seed and vegetables। ठीक है, इसके अंदर जितने भी टाइप के प्रोटीन होते हैं, यू नेम इट, जहाँ के जितने भी प्रोटीन है उन सबको ये डाइजेस्ट कर रहा होता है। जबकि रेनिन जो होता है वो मिल्क प्रोटीन के लिए होता है, स्पेसिफाइड फॉर
digestion, for the digestion of मिल्क प्रोटीन। अच्छा, मिल्क प्रोटीन कौन सा है? मिल्क प्रोटीन का नाम क्या है? ये भी बता दीजिए। केसीन जी, केसीन, ठीक है। मिल्क प्रोटीन है। केसीन जो है वो क्या है? मिल्क प्रोटीन, एमपी। ये रेनिन जो इसको करता है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे जो होते हैं उनके अंदर अगर रेनिन का डिसऑर्डर हो जाता है तो उनको डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, या अगर उनको शुगर की डाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, मिल्क शुगर दैट इज लैक्टोज इंटॉलरेंस डेवलप हो जाती है, वो एक अदर चीज है। उसका स्टमक से कोई ताल्लुक नहीं है ना, लेकिन उसका इंटेस्टाइन से ताल्लुक है कि वहां पर जो है लैक्टेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाते। अच्छा, आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि लैक्टोज टॉलरेंस रखते होंगे, कोई होगा जरूर, जिसको जो है ना मैं मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट खा के जो है ना, या इस्तेमाल करके पेट में जो है ना अजीब क्रैम्प्स शुरू हो जाते हैं या पेट में दर्द शुरू हो जाता है। कुछ बच्चों को लैक्टोज टॉलरेंस ऐसी होती है लोगों को कि जब वो शुरू में मिल्क प्रोडक्ट लेते हैं ना कोई भी, तो थोड़ी सी देर के लिए जो है ना उनको क्रैम्प्स महसूस होते हैं और फिर उसके बाद वो एडजस्ट कर जाते क्योंकि मेरी इतनी बुरी नहीं है, लेकिन है। हैं। हाँ, क्या बेटा? लैक्टोज इंटॉलरेंट हूँ मैं, लेकिन इतना बुरा नहीं है। इतना बुरा नहीं, पता है बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं। एक्चुअली लैक्टोज इंटॉलरेंस ऐसे आई है कि वो जो एक अल्लाह पाक ने जो मसलहत रखी है ना, वो उसकी बात उसको इंसान जो है ना समझ लेना। बहुत सारी चीजों में अल्लाह ने मसलहत रखी है। फॉर एग्जांपल, जो बेबीज होते हैं उनके लिए मदर फीड जो होती है वो बेस्ट है। क्यों? क्योंकि जो है ना मदर फीड जो होती है उसमें जो लैक्टोज होती है उसको डिसॉल्व करने के लिए, यानी शुगर को डिसॉल्व करने के लिए जो एंजाइम लैक्टेज होता है वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जो बच्चे के पेट में मौजूद होता है, स्टमक के अंदर जो मौजूद होता है, ठीक है, सॉरी इंटेस्टाइन के अंदर जो मौजूद होता है। तो वो जो है ना वो उसको स्पेसिफिकली डाइजेस्ट कर रहा होता है। अब वही वाला लैक्टेज एंजाइम जो है, जो अगर हम कैटल्स या गोट्स और हर्बीवोर्स का जो मिल्क है वो अगर कंज्यूम करवाएं और उससे जो है ना उसको डाइजेस्ट करने की कोशिश करें, तो उसमें फर्क आता है उस एंजाइम में। जो कि जैसे कहा जाए कि हर्बीवोर्स के लैक्टोज को डिसॉल्व करने के लिए चाहिए होता है, डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है। एक सेकेंड जी, उसको डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए होता है, वो ह्यूमन बॉडी के अंदर मौजूद नहीं होता। लिहाजा बच्चे जो होते हैं उसको हजम नहीं कर पाते हैं और उनका पेट खराब होने लग जाता है। यहाँ तक बात समझ में आई? फिर उसके बाद जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो ड्यू टू जैसे कहा जाए एनवायरमेंटल कंडीशंस, उसके हिसाब से जो है बॉडी अपने आप को मॉनिटर करती है, बॉडी अपने आप को चेंज करती है, तो वो लैक्टेज एंजाइम फॉर द हर्बीवोर मिल्क वो जो है प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स इन स्टमक। अच्छा, इसके अंदर मैंने तुम्हें पेप्सिन और रेनिन के बारे में बताया, बट पेप्सिन जो होता है वो स्टमक के अंदर जब रिलीज होता है तो वो किस फॉर्म में रिलीज होता है? स्टमक में जब ये रिलीज होगा तो पेप्सिनोजिन की फॉर्म में होगा। पेप्सिनोजिन, पेप्सिनोजिन जो होता है वो कैसी फॉर्म है? इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव फॉर्म है एंजाइम की, ठीक है। और रेनिन जो होगा वो रेनिनोजिन में होगा, ये भी जो है इनएक्टिव फॉर्म की होती है, इनएक्टिव फॉर्म। अच्छा, मुझे एक रीजन बताओ, इसका रीजन बताओ कि इनएक्टिव फॉर्म में क्यों रिलीज होते हैं स्टमक में? रेनिन तो फिर भी जिसे कहा जाए एक्टिव फॉर्म में आ सकता है, लेकिन पेप्सिनोजिन जो है वो किसी हाल से नहीं बाहर निकलेगा इनएक्टिव फॉर्म में, वो इनएक्टिव फॉर्म में ही निकलेगा। बताएं क्यों स्टमक के अंदर इनएक्टिव फॉर्म में क्यों आता है? शायद क्योंकि स्टमक एसिडिक है। नहीं, पेप्सिनोजिन प्रोटीएज एंजाइम की टाइप है ना, है ना, जी। है ना। तो अगर ये एक्टिव फॉर्म में रिलीज हो जाएगा और अंदर स्टमक में खाना नहीं होगा तो वो क्या करेगा? वो स्टमक की जो वॉल्स है उनको डाइजेस्ट करना शुरू कर दे, ठीक है। तो इसलिए समझ आया मुझे। पेप्सिन, हाँ, इसलिए इनएक्टिव फॉर्म में होता है। और फिर उसके बाद जब इसके ऊपर, इन दोनों के ऊपर HCl जो होता है PH2 का एक्ट करता है, तो फिर ये पेप्सिनोजिन से पेप्सिन और रेनिनोजिन से रेनिन में कन्वर्ट होते हैं। HCl PH2, तो ये रेनिन में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा, HCl भी बड़ा
जिसे कहते हैं टाइमली रिलीज होता है, एकदम से रिलीज नहीं होता है। जब इंसान को ये मैसेज ब्रेन को मिल जाता है कि हाँ इसको खाना मिल चुका है, तो इंसान जो होता है वो अपना मैसेज जो होता है ब्रेन को भेजता है कि अब मेरे पास फूड मौजूद है। तो फिर जो जिसे कहा जाए कि गैस्ट्रिन हार्मोन जो होता है, जो कि एकिंग प्रोड्यूस करवा रहा होता है, पेरिस्टाल्सिस इंक्रीज कर देता है, और फिर उसके बाद इंसान उस तको-दौ करता है अपनी भूख मिटाने के लिए कि पेट का दर्द जो है उसका कम हो जाए। तो जैसे ही फूड आता है तो ब्रेन को मैसेज मिल जाता है बाय विजन कि जो है ना, हाँ भाई इसके पास अब फूड है। तो अब जो है ना, जैसे खाना शुरू करते हैं तो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में तो होता ही है, और एड्रेनोजिन जो होता है इनएक्टिव फॉर्म में होता है। तो HCl निकलना शुरू हो जाता है, कहाँ से? गैस्ट्रिक ट्रैक्ट से तेजी के साथ, और फिर वो पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। फूड आया और उसकी डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि पेप्सिन जो होता है उसको एक सबस्ट्रेट मिल जाता है एक्ट करने के लिए, ठीक है। और सबस्ट्रेट वो कौन सा होता है? प्रोटीन मिल जाता है, जिससे वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म करके अमीनो एसिड्स जो है फॉर्म कर देता है। और इसी तरीके से यहाँ पे भी। और जो एक और बात भी बता दूं कि स्टमक के अंदर फूड जो है वो कितने घंटे तक स्टे कर सकता है? फूड कितने आवर्स रह सकता है? 4 to 5 आवर्स, इट में वेरी, ठीक है। 3 से 4 आवर्स भी होता है, 3 to 4 आवर्स भी रह सकता है। कभी ऐसा महसूस किया कि ओवर ईटिंग करने के बाद जो है आपको ऐसा लगता है कि आपका स्टमक काफी घंटों तक फुल है? वो इसी वजह से होता है कि आपने ओवर ईटिंग की हुई होती है और फिर उसको वो डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगाता है। लेकिन एक नॉर्मल फूड को डाइजेस्ट होने में भी 3 to 4 आवर्स लगते ही है। प्रोटीन वाला पोर्शन डाइजेस्ट होगा, फिर उसके बाद जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? बात समझ आई? आगे चले? जी मैम। ओके। मैंने इस डायग्राम को मिटाने का दिल नहीं कर रहा था। भाई आप लोग अपना ख्याल रखिए, आजकल नजला बुखार खांसी बहुत चल रहा है, इन्फेक्शन बहुत प्रिवेल कर रहे हैं ENT के, और मास्क भी वेयर कीजिए, दैट्स मस्ट नेसेसरी। अच्छा, अब स्टमक के बाद हम जाते हैं किस पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर। स्टमक के बाद हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है फूड के जिसे कहा जाए फूड को रिसीव करने का, वो है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है स्मॉल इंटेस्टाइन कितनी लेंथ पे कितनी होती है? हम्म? हाँ बेटा। भले बुक खोल के ही देख लीजिए, मैं चाह रही थी क्लास पार्टिसिपेशन हो जाए थोड़ा सा। मैम सॉरी, क्या कितनी होती है? लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हम्म? 22 feet. 2 फीट बस? 22, 22 22, 22। 22, 22? 22. अल्लाह, इतनी ज्यादा? नहीं भाई। पीछे गूगल तो ये दिखा रहा है। मैंने भी गूगल पे सर्च किया था। मैं यही कहूँ कि एकदम से जवाब आया है। अच्छा, बेसिकली इट्स रेंजेस फ्रॉम 10 to 16 फीट और 5 मीटर, और कहीं कहीं 7 मीटर भी है, 7 मीटर्स, पीछे ठीक 7 है। meters 22 feet ही बनते हैं। 22 फीट बनता है, ओके जी। चलो। 5 to 7 मीटर्स, ठीक है। 5 to 7 मीटर्स, ठीक है। अच्छा, 7 मीटर्स कितना होता है? बच्चों का एक 5 फीट 8 इंचेस हाइट के जो बंदा है उसका पूरा वो बन जाए उतने मीटर कपड़े के अंदर, फुल ड्रेस बन जाए। 7 मीटर इतना होता है, ठीक है। तो 5 to 7 मीटर्स लेंथ होती है इसकी। और आप ये देखिए कि वो कितने छोटी सी स्टमक की कैविटी के अंदर जो है ये
आराम से जिसे कहते हैं मौजूद होती है ना, फोल्डिंग्स की फॉर्म में। अच्छा, अब अगर जब मैं इसको बना के देखते हैं, यहाँ पे आपका स्टमक जो है वो एंड हो रहा है और पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल्स जो हैं, अच्छा अभी कार्डियक स्पिंस्टर मसल और पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो होती है ये कंट्रोल होती है कि फूड जो है वो स्टमक से किसमें इंटेस्टाइन में दाखिल होगा या इसफेगस से जो है वो स्टमक के अंदर दाखिल होगा, ठीक है। तो ये जो चीज है पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल्स जो होते हैं इसके, ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग कर रहे होते हैं। दैट मीन्स कि ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड हो रहे होते हैं कंटिन्यूअसली, कॉन्ट्रैक्ट प्लस एक्सपेंड हो रहे होते हैं, ताकि जो है ना जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो जो है ना स्टमक से किस में आ जाए, इंटेस्टाइन के अंदर आ जाए। पाइलोरिक स्पिंस्टर मसल्स, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ से जो है इंटेस्टाइन आपकी स्टार्ट होती है, ठीक है। अभी मैं रफ सी बना देती हूँ स्मॉल इंटेस्टाइन, और फिर यहाँ से जो है दैट मीन्स लार्ज इंटेस्टाइन है। मैंने इतना क्वेश्चन इसलिए छोड़ा कि मुझे यहाँ पे बहुत सारी चीजें बतानी है तुम लोगों को, ठीक है। तो ये जो है ये हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसकी फोल्डिंग जो है ये बननी शुरू हो जाएगी और ये यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन हो जाएगी। अच्छा देखो, और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वो पूरी यहाँ से पूरा पोर्शन कवर करती हुई इस पूरे पोर्शन को, और यहाँ से जो है एनस और रेक्टम को जिसे कहते हैं फॉलो कर लेती है, फॉलो करवा देती है। अच्छा, इनकी जो मस्कुलर जिसे कहा जाए कि मूवमेंट होती है वो पेरिस्टाल्सिस ही होती है, और इसमें भी जो है ना सीरोस्कोट और लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल्स मौजूद होते हैं। अच्छा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके बेसिकली 3 पोर्शन होते हैं, वो भी मैं भी बताती हूँ। अच्छा, ये जो फोल्डिंग्स होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, अच्छा मैं एक और दफा इसको साफ करके बनाती हूँ, क्लियर करके बनाती हूँ, क्योंकि जो है ना ये इतना ज्यादा अच्छा नहीं बना है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन एक अच्छी चीज समझ आ जाएगी, तो लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लोगों को बनाती हूँ, देखो ये जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ से आई और ऐसे और